तो हेलो बच्चों, आज हम फिर से क्लास 10th के दूसरा चैप्टर लेकर आए हैं जो कि नाम है विष के दांत। वह कहानी है और यह जो विधा जो है यह कहानी है। याद रखिएगा, ये कहानी है। क्या है ये? कहानी है। यह कहानी दूसरा चैप्टर ले आए हैं। लेखक है नलिनी बिलोचन शर्मा। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि नलिनी बिलोचन शर्मा कौन है और क्या है, उनका जन्म कब हुआ, सब कुछ जान लेते हैं। आपको 400 प्लस नंबर लाना है तो आप मेहनत करना पड़ेगा। सफलता एकदम मेहनत करने पर आएगा। एकदम 400 प्लस नंबर लाना है तो आपको शुरू से ही मेहनत करना पड़ेगा। आपको पता है कि हमारा जो वीडियो आता है, पहला होता है कि एक्सप्लेनेशन, उसके बाद दूसरा में ऑब्जेक्टिव आता है, तो इसके बाद उसके बाद तीसरा नंबर में क्वेश्चन आंसर आता है। एक चैप्टर का 3 वीडियो आता है, तो आपको छोड़िएगा नहीं, उसको भी देखते जाइएगा क्योंकि शुरू से मेहनत करना है आपको। एकदम नहीं देखें तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। देखिए, चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि जन्म, इनका जो जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 में। इनका जन्म हुआ कब? 18 फरवरी 1916 में। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 में। स्थान बदरघाट पटना में। यह स्थान बदरघाट पटना में। और ज्येष्ठ पुत्र, थोड़ा अब तो स्क्रीनशॉट ले लें, थोड़ा हट जाते हैं हम, तब नहीं तो घस देंगे हम। चलिए अब चलिए स्क्रीन ले लें। अब देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कह रहा है कि ज्येष्ठ पुत्र थे पंडित राम अवतार शर्मा के पुत्र। ज्येष्ठ पुत्र थे जो नलिनी बिलोचन शर्मा। उनका माता का नाम रत्नावती शर्मा और ज्येष्ठ पुत्र पंडित राम अवतार शर्मा के पुत्र थे। अब चलिए, मृत्यु, इनका जन्म 12 सितंबर 1961 में हुआ गया। 12 सितंबर 1961 में किया इनका मृत्यु हो गया। MA हिंदी में किए 1959 में। इनको हिंदी विभाग में प्रोफेसर बने थे। ये थोड़ा ही। और रचनाएं देखिए, रचना इनका जो रचना है साहित्य का इतिहास दर्शन। साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, उपन्यास है। ये भी देखो, विशेषता प्रेमचंद्र उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। और देखिए साहित्य तत्व और आलोचना। और इनका जो क्या उपन्यास है, विष के दांत सब उपन्यास। काव्य संग्रह देखो, नकेन के प्रबंध और अध्याय प्रसाद क्षत्रिय स्मारक। क्या है इनके? काव्य ग्रंथ संग्रह है सर ये। अब देखिए, कहानी के पात्र समझ लेते हैं, कहानी में क्या क्या है क्या नहीं है उसके बारे में थोड़ा। अब देखिए, कह रहा है कि पिता इसमें क्यों सेन साहब हैं और माता जो सेनी है, मतलब सेन साहब के जो वो जो मतनी है। और कह रहा है कि बेटा इनका खोखा है जिसका नाम कासू भी है, कासू खोखा है। और बेटी 5 है, इनके बेटी 5 है, सीमा, रजनी, आलो, सोफाली, आरती। 5 बेटियां हैं और दोनों कठोर एकदम। देखिए, कार इनका जो काली रंग का है, स्ट्रीमल इंड का है, ब्लैक कलर की है। और कार का दाम है 7,500, 7,500 रुपया दाम है। और देखिए कह रहा है कि खोखा को बनाना हुआ। खोखा को क्या बनाना चाहते हैं? इंजीनियर या बिजनेसमैन? इंजीनियर बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं कौन? सेन साहब। अब देखिए, गिरधर का बेटा कौन है? मदन। इसको पढ़ेंगे, उसके बाद कहानी को समझेंगे। फिर उसके बाद खोखा का स्कूल किंडरगार्टन स्कूल उसका। देखिए, अब चलते हैं चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझने के लिए। तो आप पढ़ना चाहते हैं तो किताब निकाल लें, एकदम किताब निकाल के पढ़ें। देखिए, कहता है कि नलिनी बिलोचन शर्मा देखिए समझते हैं कि नलिनी बिलोचन शर्मा क्या है। नलिनी बिलोचन शर्मा इनका जो क्या है कि नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदरघाट में हुआ था। वे जन्मना भोजपुरी भाषी थे। जन्मता ही वहाँ क्या थे? भोजपुरी भाषी थे। जब भोजपुरी मतलब बिहार के रहने वाले थे तो भोजपुरी अवश्य जाने हैं वे, क्योंकि आजकल भोजपुरी का वीडियो जो है ट्रेंडिंग चलता है, भोजपुरी सॉन्ग। तो आप समझ सकते हैं कि वो भोजपुरी भाषी थे। वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महादोपाय पंडित राम अवतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। कह रहा है कि विद्वान कह रहा है कि जब पंडित राम अवतार शर्मा का ज्येष्ठ पुत्र थे। हम तुरंत यहाँ लिखाए थे ज्येष्ठ पंडित। तो देखिए, कह रहा है कि ज्येष्ठ पुत्र, माता का नाम रत्नावती शर्मा था। यहाँ भी रत्नावती शर्मा, यहाँ पर माता का नाम। और कह रहा है कि उनके व्यक्तित्व निर्माण में पिता के पंडित्व के साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि की भी बड़ी भूमिका थी। उनकी स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई। उनकी स्कूल की पढ़ाई कहाँ से? पटना कॉलेजिएट स्कूल से। किताब लेकर पढ़ें, हम समझ के पढ़ें। और कह रहे हैं कि पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में MA किया। पटना विश्वविद्यालय से संस्कृत में हिंदी और MA किया। देखिए, वे हर प्रसाद दास जैन कॉलेज, आरा, रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्रधान अध्यापक, मतलब हेडमास्टर के पद पर रहे। और कह रहे हैं कि सन 1959 में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए। हिंदी विभाग के अध्यक्ष पटना विश्वविद्यालय। और मृत्युअंत कह रहे हैं कि 12 सितंबर 1961 में मृत्यु हो गया। इस पद पर बने रहे मृत्यु तक। अब कह रहा है कि हिंदी कविता में प्रबाद के प्रवर्तक और नई शैली की आलोचना नलिनी बिलोचन शर्मा इस प्रकार के दृष्टिकोण
साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, ये सब क्या है लिखे रचनाएँ हैं। और प्रेमचंद का बहुत सारा रचना आलोचना का ग्रंथ विष के दांत और 17 संग्रहित पूर्व छोटी कहानियाँ भी है। कहानी का संग्रह केसरी कुमार और नरेश के साथ काव्य संग्रह है। नकेन के प्रबंध है। नकेन 2 सरल मिश्र और ग्रंथावली। अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ, संत स्मारक और साहित्य आदि संपादित ग्रंथ हैं। और आलोचना के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ नलिनी विजय शर्मा की कविताओं से हुए। कहेगा प्रयोगवाद का जो शुरुआत किस तरह से हुआ, तो नलिनी विजय शर्मा से ही हुआ। अब कहें और उनकी, तो आप सब याद रखिएगा, एकदम ऑब्जेक्टिव इससे भी आएगा और इससे भी आएगा, क्योंकि लेखक परिचय से भी ऑब्जेक्टिव आता है। और देखिए ये समझते हैं, मनोवैज्ञानिक और तत्व संग्रह से उभरता जाएगा। आलोचना में भी आधुनिक शैली के समर्थक थे और कथ्य शिल्प, और ये पढ़ रहे हैं, इसका सब्जेक्टिव आएगा क्वेश्चन। सब्जेक्टिव समझते हैं 2 मार्क्स या 5 मार्क्स का समझते हैं। और निषेधर का आधुनिक दृष्टि का समर्थन, आलोचना की उनकी भाषा गठित हुई और संख्यात्मक है और उन्होंने अनेक पुराने शब्दों को नए जीवन दिया, जो आधुनिक साहित्य में पुनः प्रतिष्ठित हुआ। यह कहानी का विष के दांत तथा अन्य कहानियाँ नामक कह रहा है कि यह जो विष के दांत जो है अन्य कहानियाँ नामक कहानी संग्रह से ली गई है। विष के दांत तथा अन्य कहानी से एक संग्रह से यह लिया गया है। यह कहानी मध्य वर्ग की, मतलब पूछेगा विष के दांत कहाँ संग्रह गया, तो विष के दांत तथा अन्य कहानियों से संग्रह लिया गया है। ये जो कहानी कहाँ से लिया गया है, विष के दांत से लिया गया है। एकदम सफलता पाना तो पढ़ना पड़ेगा। देखिए चलिए, और क्या कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ है कि वैसा ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक आस भी सामाजिक, आर्थिक और मध्य वर्ग के भीतर ही एक और सेन साहब जैसे कि एक और श्रेणी उभरती है और महत्वाकांक्षी सफ़ेद पोशी के भीतर लिंग और मतलब चैप्टर के बारे में बता रहा है कि क्या उसमें क्या है, मतलब जो मतलब सेन साहब है उनमें एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति, मतलब जो पैसे वाले व्यक्ति हैं, और एक तो गरीब आदमी की विचारों को इसमें प्रकट किया गया, बताया गया है कि लिंग भेद और कुछ संस्कार छिपाए हुए हैं। और दूसरी ओर गिरधर और जैसे नौकरी पेशा वाले मध्य वर्गीय, मतलब नीचे कास्ट के व्यक्ति जो होते हैं, मध्य वर्ग व्यक्ति की श्रेणी के जो अनेक तरह की थोपी गई है बदिशों से, के बीच भी अपने अस्तित्व को बहादुर एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्षरत है। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेदभाव, कर्म स्वास्थ्य छाया में पलते हुए प्यार दुलार को कुपरिणामों को उभारती हुई सामाजिक असमानताओं और मानवाधिकार को बनाएगी पेश करती है। यह बताया गया कि मनुष्य में वह लाएगा क्रांति, इसके बारे में ये कविता ली गई है। चैप्टर स्टार्ट होता है, चैप्टर निकाल लीजिए, किताब नहीं है तो तुरंत होगा, तुरंत निकाल लीजिएगा बगल से, किताब निकाल लीजिए, एकदम पढ़ना है। चलिए, सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। कह रहा है कि सेन साहब की मोटर कार बंगले के में बरसाती में खड़ी है। सेन साहब की मोटर कार मतलब मोटर कार, समझ गए, मोटर कार मतलब, और काली चमचमाती हुई स्टीमर इंजन की, जो सेन साहब की जो काली गाड़ी है, काली रंग की स्टीमर इंजन की चमचमाती हुई गाड़ी, काले रंग के एकदम। और जैसे कोयले घोंसले में कुछ की कब उड़ जाए, मतलब जैसे कि कोयला घोंसले में कब उड़ जाए पता नहीं, तो वही बता रहे हैं कि कोयले घोंसले में कब उड़ जाए पता नहीं है, क्योंकि अभी गाड़ी है, कब कखन उड़ जाएगा, कहीं चल जाएगा पता नहीं है। तो वो बताया कि सेन साहब को इस कार पर नाज है, इस पर कार पर नाज है, कोई उसके पास भी नहीं भटके हुआ, इतना करते हैं। बिल्कुल नई मॉडल की 7,500 में आई है। 7,500 में, पहले जमाने में 7,000 मतलब 7,500 मतलब अभी 10 लाख के बराबर में होता था। अब देखिए 7,500 में कार हो गया था पहले जमाने में। तो कह रहा है कि मॉडल की एकदम बिल्कुल नई मॉडल के 7,500 के जो कार है, काला रंग के, चमक ऐसी कि अपना मुख देख लो, चमक ऐसी कि उसको मैं जैसा मुख देख लो, कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और सोफर की सहमत हो जाए। मतलब क्लीनर मतलब नौकर साफ करने वाला क्लीनर, जो गाड़ी चलाने वाला, उसको मतलब तनियो खरोच आ जाएगा, उसको तो इतना बेइज्जत करता था, इतना मतलब गरीब। अब जानते हैं अमीर आदमी ऐसा ही होता है। तो मेम साहब की सख्त ताकि खोखा खोखी गाड़ी के पास भटकने पाए। सेन साहब का मतलब जो कहते हैं कि खोखा खोखी गाड़ी के पास भटकने ना पाए। खोखा खोखी मतलब इनका बेटा है, खोखा खोखी जो है, खोखा बेटा है कासू, और बेटी है 3-5, मतलब क्या भटकने, बेटी तो नहीं है जाता, लेकिन खोखा जाकर तोड़ देता है सब कुछ। देखिए लड़कियां तो 5 बड़ी सुशील है, एकदम लड़कियां जो 5 है 5 बड़ी सुशील है, और 5 ठहरी और 100 ये भी लड़कियां, 5 जो ठहरी 100 लड़कियां। तहजीब और तमीज़ की तो जीती जागती मूरत है। जो 5 लड़की इतना सुशील से रहता है, मतलब तमीज़ के तो एकदम जीती जागती मूरत है। ये 5 लड़की क्या है, तमीज़ की क्या है, जीती जागती मूरत है। तो वही कह रहे हैं कि मिस्टर और मिसेस सेन ने, मिसेस सेन, मिस्टर और मिस्टर मतलब सेन साहब, मिसेस मतलब सेनी, मतलब जो मिसेस है, मिसेस जो है कि उन्होंने क्या, मिस्टर और मिसेस सेन उन्हें क्या करना चाहिए यह सिखाया हो या नहीं, क्या क्या करना चाहिए
इसके उन्हें ऐसी तालीम दी है कि बस लड़कियां क्या है, कठपुतलियाँ। इसी बना के रखा है कि लड़कियां क्या है, कठपुतलियाँ। घर से निकलने नहीं देता। बताइए, लड़की को जब तक घर से नहीं निकालेगा तब तक समाज का विकास है। तो ये कह रहा है कि कठपुतलियाँ, और उनके माता पिता को इस बात पर गर्व है। वो इतना गर्व, लड़की को मतलब कठपुतली की तरह बनाए रखी है। बताएगा बात, इस बात पर गर्व है उनको, कठपुतलियाँ की तरह। वो कभी किसी चीज़ को तोड़ती फोड़ती नहीं है। चारों व्यक्ति सुशील है, तो कभी कोई सीमा रजनी यादव सुपाली ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि सेन साहब की बेटियां हैं सीमा रजनी यादव सुपाली, और 3 दे देगा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन दे देगा कि इनमें से सभी। तो ऑप्शन हमारे इनमें सभी, इन्हें क्या रजनी सीमा देखी यासीन हम टिक मार दिया, नहीं, सब कुछ देखना है आपको। चलिए, वे दौड़ती है और खेलती भी है, दौड़ती भी और खेलती भी है, पांचों लड़की है, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त। और चूंकि उन्हें सिखाया गया है कि ये बातें उनकी सेहत के लिए ज़रूरी है, यह बताया गया है कि सेहत के लिए उनको जरूरी है कि खेलना भी फिरना भी है। वे ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती हैं कि सोसाइटी की तरीक़ाएँ भी उनसे कुछ सीखना चाहते हैं। सोसाइटी की इतनी चाहे तो सीख ले उन्हें खिलखिलाहट किलकारी मारते हुए किसी को सुना। सेन परिवार के मुलाकाती रस्म के अपने शरारती बच्चों में मतलब शरारती बच्चों में खींच कर कहते हैं, एक तुम लोग हो या मिसेस सेन की लड़कियां, वे फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है, तुम लोगों के मारे घर में कुछ भी नहीं। मतलब कह रहा है कि मिसेस जो सेन की लड़कियां सीमा रजनी आरो से पलारती, यह इतना कठपुतली है कि मतलब तोड़ती भी फोड़ती नहीं है, लेकिन जो खोखा इसका तो जहाँ तक सेन परिवार की लड़कियों का सवाल है, उनसे मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं है। सेन साहब की लड़कियों को जहाँ तक बात है कि उसको मोटर कभी करा है कि मोटर कार की कोई खतरा नहीं है। मोटर कार मतलब जो 10,500 की जो चमचमाती हुई मोटर कार स्टीमर इंडिया काली रंग की है, उससे कोई खतरा नहीं लड़कियों से। लेकिन खोखा भी तो है, लेकिन बोला है खोखा जो एक ही है, सबसे छोटा है। खोखा एक ही है जो कि सबसे छोटा है। खोखा नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। खोखा जो है नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है, बुढ़ापे की आंखों का तारा है। जो खोखा है नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। यह नहीं कि मिसेस सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार हो। और सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते हैं, सेन साहब तो लगते सचमुच बूढ़े नहीं लगते हैं। लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए, हकीकत तो यह है कि खोखा का अभिभाव तब जाकर हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी नहीं रह गई थी। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था। खोखा जीवन के नियम का क्या अपवाद था, मतलब वह अलग ही तरीका से रहता था, मतलब कुछ इधर उधर करता नहीं था, मतलब सब तोड़े फोड़ देता था, एकदम खतरे करता इतना कि जीवन के नियमों का। और यह एक अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। यह स्वाभाविक नहीं था कि घर का वैसा होना नहीं चाहिए, घर के नियमों का अपवाद था, मतलब पूरा इधर उधर तोड़ फोड़ देता। इस तरह मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो खोखा से। ऑब्जेक्शन पूछेगा मोटर को खतरा कुछ हो सकता है तो किससे, खोखा से। अब बात ऐसी थी कि सीमा रजनी आलो शेफाली आरती, पांचों लड़कियां सीमा रजनी आलो शेफाली आरती। तो जो कह रहा है तीनों लड़कियां पांचों लड़कियां हैं हुई है, तो उनके लिए घर में अलग नियम थे। पांचों लड़कियां को जो थे उनके लिए घर में अलग नियम थे। दूसरी तरफ शिक्षा भी अलग थी, और खोखा के लिए अलग दूसरी खोखा के लिए अलग दूसरी थी पढ़ाई। और इसका लिए कहने के लिए तो सेनों का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा। खोखा जो है अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है। कह रहा है कि सेन साहब बोलते थे कि हमारे जो लड़का है वह इंजीनियर बनेगा। कौन बनेगा? इंजीनियर तो है। अभी से उसमें इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं, अभी से उसमें इतना लक्षण दिख रहा है, पता चलता है कि मोटर कार तोड़ देता है। इसलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसे ही दी जा रही थी। बात यह है कि खोखा के दुर्लक्षित स्वभाव के कारण सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। और अक्सर ऐसा सेनों पूछेगा, सेनों ने सिद्धांतों को बदल दिया किसके कारण? तो खोखा के कारण। कह रहा है अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं और भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं, मतलब ड्राइंग रूम में बैठते हैं, और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है कि किसका लड़का क्या करेगा। बातचीत वही चल देता है, किसका लड़का क्या करेगा। तब सेन साहब बड़ी मौलिकता और दूरंदेशी के साथ फरमाते हैं कि
वह तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेन करेंगे और करेंगे। क्या कर रहे हैं आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है, मतलब सेन साहब कहते हैं आजकल की तो पढ़ाई लिखाई फिजूल है। लेकिन कह रहे सेन साहब कि हम अपने लड़के को अपनी तरह से ट्रेंड करेंगे। क्या करेंगे? अपनी तरह से तैयार करेंगे। खोखा 5 साल का हो रहा है, खोखा 5 साल का हो गया है। लोग कहते हैं कि उसे किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो, लोग कहता है कि किंडरगार्टन स्कूल में, लेकिन इसका बाप जो है कह रहा है कि ना आज का तो पढ़ाई तो फिजूल ही होता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन मैंने अभी यही इंतज़ाम किया है कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री 2 या 1 घंटे के लिए आकर उनके साथ कुछ ठोक पीट किया करेगा। वो कारखाने का जो बढ़ई मिस्त्री है उनके साथ आकर इस बार दोबारा ठोक पे मतलब अभी काम करना है। वह पढ़ाई लिखाई फिजूल बोल रहे हैं। इससे बच्चों की उंगलियां अभी से औजारों से वाकिफ़ हो जाएगी। और हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते, हिंदुस्तानी पूरा हिंदुस्तानी करा के हिंदुस्तान लोग यही नहीं समझते हैं। अब देखिए एक दिन का वकाया है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब, एक दिन बात हुआ है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। उनमें एक साहब साधारण हैसियत के अखबार नवीस साधारण हैसियत मतलब अखबार नवीस थे, अखबार नवीस थे मतलब साधारण व्यक्ति थे। अखबार नवीस कभी अखबार नवीस पत्रकार थे, सभी थे पत्रकार थे। पूछेगा सेन साहब दोस्त कैसे थे? पत्रकार थे, मतलब थोड़ा साधारण व्यक्ति थे। अखबार नवीस थे। और सेनों के दूर के रिश्तेदार भी होते थे, सेनों के दूर का भी रिश्तेदार होते थे। साथ में उनका लड़का भी था, साथ में उनका लड़का भी था जो था तो खोखा से भी छोटा, साथ में उनका लड़का भी था जो था खोखा से भी छोटा था। खोखा 5 साल का था, उससे नीचे था 4 साल खोखा पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। बड़ा समझदार एकदम होनहार, खोखा से बहुत होनहार मालूम पड़ता था। खोखा सबको तोड़ देता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी और उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता होगा ना? ही नहीं होगा, कह रहा है कि कुछ तोड़ दिया फोड़ दिया तो बच्चा तो स्कूल जाता नहीं होगा। इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, पत्रकार महोदय बताए थे पत्रकार है और पत्रकार मतलब जर्नलिस्ट होता है और वो अखबार नवीस थे और उससे जवाब देते। सेन साहब ने शुरू कर दिया। अच्छा सेन साहब शुरू कर दिए क्या? मतलब बोले कि अब बच्चा तो होनहार है, उसके बारे में कुछ चर्चा, लेकिन उसी बीच में क्या था सेन साहब शुरू हो जाते हैं मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, मैं खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। और वही बातें दोहराते थे और थकते नहीं थे, तो वही बात दोहराते थे हम अपने बेटा को इंजीनियर बनाएंगे। अब इतना बेटा इंजीनियर बनाइए पता चला बेटे भी भाग गया। देखिए पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे। अब देखिए जब उनसे फिर पूछा गया कि आपने विषय के अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, मतलब उनके बच्चे के विषय में बोला क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि वह जेंटिलमैन बने, मतलब नेक आदमी बने। जेंटिलमैन मतलब नेक मैन मतलब आदमी, जेंटिलमैन बने और ज़रूर बने। और जो कुछ बने उसका काम है, जो कुछ बने उसका काम है। उसे पूरी आज़ादी हो गया, मतलब उसका पूरी आज़ादी दी है। सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट और प्रसन्न व्यंग का एठकर रह गए और इस उत्तर के एठकर रह गए। मतलब बेटा को उस सेन साहब सोच रहे हैं कि हम अपने बेटा को इंजीनियर बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि अखबार नवीस जो है पत्रकार वह अपने बच्चे को जेंटलमैन बनाना चाहते हैं। चलिए तभी बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे। बाहर में देखा शोरगुल चल रहा, बाहर उठने लगे। और तो उन्हें मित्रों ने भी जाने की इच्छा प्रकट किया और मित्रों ने भी कहा कि मतलब मैं भी जाने की, और उन्हें उन्हीं के साथ बाहर आए और बाहर सेन साहब का सोफर एक औरत से उलझ रहा था। बाहर में एक सेन साहब जो सोफर है मतलब जो साफ करने वाला जो ड्राइवर है वह क्या है एक महिला से मतलब कह रहा है कि मित्रों से बाहर आया और औरत से उलझ रहा था। औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था। 5-6 साल का बच्चा था। इसका नाम है गिरधर का बेटा मदन है होगा। 5 साल का बच्चा था जिसने वह रोकने की कोशिश कर रहा था कि क्योंकि बच्चा बार बार सोफर पर ही झपट पड़ रहा था। बताइए इतना बच्चा टैलेंटेड एकदम सोफरे पर झपट जाता था। बताइए कोई गरीब है बच्चा तैयो, लेकिन कोई अमीरों पर झपट जाता है इतना। सेन साहब को देखकर औरत साम गई और सेन साहब औरत समझ गई। सोफर ने साहब की ओर बढ़कर अदब के साथ कहा कि सोफर साहब के साथ मदन के साथ बोला, देखिए साहब मदन गाड़ी को छू रहा, मदन इसका जो गिरधर बेटा है, और देखिए गाड़ी को छू रहा
और गाड़ी को छू रहा था। गाड़ी गंदी हो जाती मैंने मना किया, मतलब गाड़ी गंदी हो जाती मना किया तो लगा कहने जा जा, तो मैंने उसे पकड़ कर अलग कर दिया। इस पर मुझको मारने दौड़ा, उसकी माँ भी आकर खामखा मुझसे उलझ रही है। और मदन की माँ कुछ करनी चाहती थी, लेकिन सेन साहब के सटे होठों को देखकर चुप रह गई। और सेन साहब ने बड़े संयम पर कठोर स्वर में कहा, मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना वह फिर ऐसी हरकत ना करे। मदन की माँ को कहा जाए कि माँ अपने बच्चे को बाएं घुटने में निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली गई। अब लगता है कि उसको खून चोट लग गया होगा, मतलब खून पोंछती हुई चल गया, उसको मदन को चोट लग गया, मतलब धकला हुआ ना गाड़ी वाला सोफा, तो वो खून पोंछती हुई चली गई। मतलब बताइए, अमीर आदमी है तो कुछ तो फोड़ देगा, नहीं इसका विरोध हो जाएगा। तो ये ड्राइवर ने शायद धकेल दिया था और वह गिर पड़ा था, लेकिन यह मतलब खून पर गिरा। लेकिन यह मालूमी किसानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया तो उसे चोट आ गई। और आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई, जब मामूली आदमी को धकेल दिया तो ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खट की आवाज़ सुनकर सेन साहब लपके। मोटर के पीछे का मतलब आवाज़ हुई। सोफर भी दौड़ा सेन साहब, और लोग सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले। सब सीढ़ियों की ओर, और सभी ने देखा सेन साहब खोखा को गोद में लेकर उसे लिखा हक्की मुस्कुराहट के साथ दौड़ रहे थे। हक्की मुस्कुराहट के साथ मतलब एकदम दिखावटी एकदम हंस रहे थे। और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया था। अब देखिए बता, खोखा दिया था मोटर के पिछला बत्ती ना, लाल जो बत्ती था पिछली बत्ती लाल शीशा चकनाचूर कर दिया। अब देखिए पूछेगा खोखा ने कौन सा तोड़ दिया, तो लाल शीशा, मोटर की पिछली बत्ती जो था लाल शीशा उसको चकनाचूर कर दिया। और सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा कि देखा आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गया है कासू। बोलता है कासू ही खोखा की नाम है कासू। मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है और उसके कल पुर्जों में उनसे अभी से इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताओ, शायद देखना चाह रहा है कि आखिर इस बत्ती के अंदर में क्या। अच्छा देखिए, मतलब फोड़ दिया, पिता अपने बेटे की बड़ाई कर रहा है, इन्हें इसको मारे डांटे या नहीं, ये बता क्या अभी भी उसके इंजीनियर का गुण है, उसी में अभी से ही इंजीनियर का गुण है। चलो सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले गए। उन्होंने अपने मित्रों को भाव भंगिता देखकर नहीं देखते तो कुछ समझ पाते, इसमें शक ही था। मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचे और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। और कह रहे कि उनकी निगाह अचानक ही अगले चक्के पर गई थी और उन्होंने नज़दीक जाकर देखा और परेशानी की हालत में खड़े हो गए। और टायर बिल्कुल बैठ गया था, टायर बिल्कुल बैठ गया था, शायद पंक्चर हो गया था। सेन साहब भी आगे बढ़े और आए और कुछ झिझकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं कि कासू ने हवा निकाल दी। आप देखिए वो कैसे हवा, तो कासू ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो, कि जरा दूसरों चक्कों को भी देख लो और पंप ले आकर हवा भर दो और कहाँ कुर्सियाँ लॉन में लगा दो। अब थोड़ा वीडियो लंबा होगा देखिएगा, लेकिन देखिएगा कि तब तक हम यहाँ बैठते हैं। ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरे ओर की जो चक्के की हवा निकाल दिया। अब कासू दुया दूसरों चक्का का हवा निकाला। अब देखिए, अब गए कि काम तो कासू बाबू का मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे और सोफर ने बताया और पंप लाने चला गया। मुखर्जी साहब गाड़ी सकुशल थी, और जो मुखर्जी गाड़ी थी सकुशल थी, वह अपने पत्रकार महोदय परिवार के साथ चलते बने। और सेन साहब सोचा था कि अब जो पत्रकार आया था, जो मतलब अखबार नवीस, उसका भी कहूँ अथी नहीं हो जाता, जल्दी निकल लिए। अगर सेन साहब और मिस्टर सिंह लॉन के कुर्सियों पर बैठकर बातें करते थे। बातें सिलसिले में वह सेन साहब के ने बतलाया कि कासू ने इधर चक्कों से हवा निकालना हिकमत जान ली थी और मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता था। और उनका अपना ख्याल था कि उनकी उसकी इन हरकतों को देखकर तो यह साफ मालूम होता था कि इंजीनियरिंग में उसकी दिलचस्पी है। इस तरह की बातें बेमतलब की बातें होती रहती, जब तक चक्कों में आपको था कि इंजीनियर भी बनाना था। कि बताइए ये दिलचस्पी, बेटा खर्चे कर रहा है उस पर, उसका बोल रहा है कि इंजीनियर बनेगा। बताइए ऐसा हो सकता है। और मिस्टर की तरह दूसरे बेमतलब की बातें होती रहती थी, जब तक कि चक्कों में पंप नहीं हो गया था। मिस्टर सिंह रुकमत नहीं हो गए। सेन साहब अंदर लौटते तो बियरा को, मदन के पिता गिरधर को भी
जो उसकी फैक्ट्री में किरानी थी और अहाते के एक कोने में आउटसाइड में रहता था। बुला लाने का हुक्म दिया और गिरधर आया और सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया और जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा। बताइए, गिरधर को बुलाया उसका पप्पा। बताइए इसको मतलब जो गिरधर उसका बेटा मतलब उसके दिया था क्या कहते हैं गाड़ी को छोड़, तो उसे लड़ लिया था, इसीलिए क्या कहता है उसको गिरधर को बुलाया था कि जाओ सीपी सेन साहब ने उसको गिरधर बुलाया और वहाँ पर आकर जज के सामने कैदी जिस तरह से खड़ा हो उसके सामने खड़ा हो गया। सेन साहब ने ठंडी बेलोस आवाज़ में कहना शुरू कर दिया, देखो गिरधर, एकदम धीरे धीरे बोलने लगा कि मदन आजकल बहुत शौक हो गया है और मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ कि गाड़ी से गंदा किया तो वह अलग, और मना करने पर ड्राइवर से दौड़ा और ड्राइवर से भी लड़ने दौड़ा और मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी और झपट्टा पड़ा। ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडे बनते हैं, डाकू बनते हैं। किसने कहा था? सेन साहब ने। सब बात वही बोल रहे हैं। तो गिरधर लाल कभी कभी जी कह देता था, मतलब सब बात सुना रहा है खरी खोटा कि हाँ तुम्हारा बेटा ऐसे किया वैसे किया है, तो आप मतलब अपने बेटे को संभालते क्यों नहीं, ऐसे बात बोला रहा है कि सेन साहब का भाषण जारी था। उसकी हालत क्या होती तुम जानते हो और उसे संभालने का कोशिश करो। और करेगा फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा। तुम जा सकते हो धीरे धीरे चला गया। उसको कह रहा है कि उस रात फिर गिरधर लोग सब कुछ कह दिया था कि तुम्हारा बेटा फोड़ दिया हमारा गरी उरी। तो उसके बाद वो रात गया और उसके पिता उसको मतलब मदन को खूब मारा गिरधर। उस रात गिरधर को क्वार्टर के आते हुए मदन के चित्कार को सेनों का आरामदेह शानदार गूंज हो गया और आराम को खनन हो गया। आप इतना मारा न तो सेन साहब एकदम खूब खुश थे। आराम में खनन लग पड़ने से कुछ झुंझुलाकर पिता सेन ने धर्मपत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। गिरधर खुद समझदार आदमी है, उसकी बीवी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया। बोल रहा था कि गिरधर समझदार है, लेकिन गिरधर जो है इसका यहाँ पर गिरधर है मदन का पिता, वह गिरधर समझदार है लेकिन उसका पत्नी है उसका बिगाड़ दिया। मदन की यही दवा है कि मेरी तो तबीयत हुई थी कि तुम कमबख्त को खाल उधर दूँ। गिरधर ने ऐसी ही कराई जारी रखी और शायद ठीक हो जाए। और स्पेयर द रोड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, मतलब इंग्लिश में भी बोलता है हुसैन साहब, मतलब इंग्लिश में मतलब जब राजा आदमी है तो इंग्लिश भी थोड़ा स्पॉइल द रोड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। माता सेन की नींद उचट गई और उन्हें मदद की कातर चिल्लाहट से ज़्यादा अपने पति की वक पर खींच होने आ रही थी, लेकिन उन्होंने भी अपनी खींच मदन पर ही उतारी और कमबख्त कैसा कोए की तरह चिल्ला रहा है, भीख मंगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता फिरता है। मदन का अर्थ रुदन रुक गया था। कैसियत की बड़ी शिक्षियों सेनों के शानदार तक नहीं पहुंच सके। जब मारा तो चिल्ला तो आवाज़ चल गया, लेकिन शिष्क रो रहा था वो नहीं गया, उसका आवाज़ नहीं गया था, नहीं गया नहीं तो फिर चालू हो जाता था भाषण। लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेढब मामले हो गया। शाम के वक्त खेलते कूदते खोखा बगल के आते वाले बगल गली में चल गया। आप देखिए खेलते खेलते निकल पड़ा और वह धूप में मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। और मदन जो था आवारागर्द लड़कों के साथ क्या था, लट्टू नचा रहा था। खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई। आप कहा कि हम भी खेलेंगे। हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए लग गया और लेकिन आदत को उसने बड़े रोब के साथ बोला। मदन ने कहा हमको लट्टू दो, हम भी खेलेंगे मतलब हम भी खेलेंगे। कहा कि हमको लट्टू दो, बताओ खोखा गया हमको भी लट्टू दो और मैं भी खेलूंगा। लट्टू मतलब वही नचो वाला। दूसरे लड़कों को कोई खास उज्र नहीं था कि वो खोखा के अपनी जमात में ले की फायदे की नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। उन्होंने उनके आपत्ति प्रतित लीडर मदन को, मतलब आप देखो सब कम लीडर था मदन। कौन था? मदन को मंजूरी नहीं था, मंजूर हो सकती थी बात कम मंजूर हो सकती है। उसने छूटते ही जवाब दिया, अबे जा यहाँ से, बड़ा आया लट्टू खेलने वाला। मैं है भी लट्टू तेरे, जा अपने बाबा को मोटर पर बैठ जाओ, मोटर गाड़ी पर बैठो, है भी तेरे लट्टू, ऐसे बोल दिया मदन। बताइए कासुतौस में आ गया और क्या हुआ, इसी उम्र नौकरों पर अपनी हाथों पर सब पर हाथ छोड़ देता था, बता ले कि उसे कुछ कर दे। उस पर आओ न दिखाता और दिखा
एक दूसरा रसीद दिया मतलब घुस दिया, मतलब मार दिया। और चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी कब मरने वाला था। वह झट कासू पर टूट पड़ा और दूसरे लड़के जरा हटकर इस द्वंद्व युद्ध का मजा ले रहा था। बताइए, तो सब होता। और लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस की, बंगले और पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। आते में यही लड़ाई हुई और रहती तो कासू शेर होता था। मतलब आते बंगला में लड़ाई होता था, कासू के बीच बंगला में लड़ाई होता था तो कासू जीत जाता। लेकिन यहाँ पर तो आया है, वह गली में आया है, तो कौन जीतेगा? मदन जीतेगा। मदन गली में आ गया, अब उसके राज में आ गया, तब तो शेर तो हो जाता है। और फिर एक दिन बाद वह रोता हुआ जान लेकर भाग निकला। वहाँ से भाग गया। कौन? कासू भाग गया, क्योंकि खूब मारा उसको, दिया दांतों और तो महल 2 दांतों दिया, लेकिन बाद वो लास्ट में दिया हुआ, लेकिन अब बता दिए। चलिए, महल और झोपड़ी वाली की लड़ाई में अक्सर महल वाले की जीत होती है। कह महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले की जीत होती है। पर इसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, तो उनकी बच्चों की अकल कहाँ? उन्हें ना तो दुर्निया लीडर की मदद की और ना माता पिता के मालिक के लाडले की ही। हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही समझते हुए तीतर बीतर हो गए। मदन घर नहीं लौटा, लेकिन जाता ही कहाँ, 8-9 बजे तक इधर उधर मारा फिरता रहा। फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता घर में घुस गया। धीरे भूख लगा मदन को, उस रात गया नहीं था, लेकिन धीरे धीरे रात को गया। रात हो गया है 8-9 बजे, मारा फिरता इधर उधर रात को। और उसके बाद रात को चुपके आहिस्ता आहिस्ता घर में घुस गया। उसके बाद उसके लिए मार खाना मामूली बात था, इतना मारता था उसका पप्पा। और कह रहा है कि डर था कि यही कि आज मार दिनों से और खूब बुरी लगेगी। लेकिन उपाय ही क्या था? पहले रसोई घर में घुसा, माँ नहीं थी, और बगल के सोने वाले कमरे से बातचीत की आवाज़ आ रही थी। मतलब पहले गया रसोई घर में, रसोई से आवाज़ आ रहा था। रसोई घर में घुसा तो बगल कमरे में देखा कि आवाज़ आ रही थी, और उसने इत्मीनान के साथ भर पेट खाना खाया। फिर खूब खाना खाया, चोर आएगा चुपचाप, मतलब देखेगा दिखा मारिए देगा उसका। फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। उसने बड़ा ताजुब हुआ। उसने बाबू गरज तरज नहीं रहे थे। इतना ताजुब हुआ कि वाह, आज हमारे पिता जो हैं गरज तरज नहीं रहे। क्या रहे? गरज नहीं रहे हैं। तो कह रहा है कि उसका बहुत तरज हुआ। उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी, उसने वह ठीक से सुन नहीं सका। तो उसने बाबू से झुलाकर कहा, अरे भाई, बतलाना तो साहब के सिर्फ यही कहा कि आज ये तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, कल से मकान छोड़ देना और अपनी तकियत ऑफिस से ले लेना। अब यह बात सुना मदन कि आज बोला कि उसको घोड़े छोड़ दें, इतना तोड़ दिया। बताइए, उसका दांत तो बोला कि आप जाइए, सीधा नौकरी से निकाल दिया गिरधर लाल को। उसका काम कर रहा था, कौन कर रहा था? गिरधर काम कर रहा था। किसके यहाँ? गिरधर जो था, गिरधर या सेन साहब के यहाँ। अब सेन साहब को बेटवे को दिया दांत तोड़ता, तो और गुस्सा गया, उसको निकाल दिया नौकरी से। मदन के काम की कोई बात नहीं थी हो रही थी, उसकी सजा की तबीयत रो रही थी। उसने सुनने की कोशिश भी करता हुआ वह दबे पाँव बरामदे में रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला, तो अंधेरे में उसका पैर लोटे से टकरा गया। अब टकरा गया लोटे से। लोटे के ठक ठक आवाज़ सुनकर गिरधर बाहर निकला, और मदन की अम्मा उसके साथ थी। और मदन चौक कर घुमा और मार खाने की तैयारी में छाती को अपने हाथों से बांधकर खड़ा हो गया। आप देखिए, मदन आया, गिरधर आया, उसको बेटे से गले लगा लिया। बताइए, और मारा नहीं उस दिन। क्यों नहीं मारा? देखिए, मदन अक्सर अपने पिता के हाथों पिटता था, बहुत पिटने पर होता था। फिर मगर बहादुरी के साथ गिरधरा निष्ठुरा के साथ मदन की ओर बढ़ा और मदन के दांत खींच लिए, और गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया था। अचानक वह छिटक गया और उसके चेहरे से नाराजगी का बादल हट गया। उसने लपट कर मदन के हाथों से उठा लिया, और मदन हक्का बक्का रह गया कि देखा कि मैं पिता को देखा तो उसने याद नहीं उसने पिता के कब उसे इस तरह प्यार किया था, और अगर कभी किया था तो गिरधर उसी बेपरवाही, उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा जो किसी के लिए भी नौकरी से निकालने जाने पर ही मुमकिन हो गया। और शाबाश बेटा, तेरा बाप है, और तूने तो खोखा के दो दांत तोड़ दिए। हाँ। उसने क्या किया कि अब बेटा का दिया, गले लगा लिया, मतलब उठा लिया, और उसके बाद सब कुछ मतलब कहा कि इतना दिन वो सोच रहा था कि हम उसके मतलब
नौकरी से कब निकले, लेकिन वो खोखा एकदम चला मतलब लड़ गया तो उसके निकाले दिया। अब उसको चाह रहा था गिरधर कि हमको, या गिरधर जो था ये चाह ही रहा था कि हमको वहाँ से निकाल दे, लेकिन निकलने कोई मौके नहीं था। लेकिन हम तोड़ दिया था वो, देखिए इसका बेटा का, जो इसका बेटा है खोखा, खोखा के दो दांत तोड़ दिया, 2 दांत। पूछेगा खोखा कितना दो दांत तोड़ दिया, 2 दांत तोड़ दिया, 2 दांत तोड़ दिया खोखा। कौन तोड़ दिया था? मदन तोड़ दिया। कितना कौन तोड़ दिया? मदन तोड़ दिया। 2 दांत तोड़ दिया। क्या दिया? 2 दांत तोड़ दिया मदन ने खोखा के, 2 दांत तोड़ दिया। बताइए। और यह लड़ाई था गली के पिल्ले और महल के। इस तरह से अपन देखिएगा, अपन ऑब्जेक्टिव छूटे नहीं। अब इसका नहीं है स्क्रीन शॉट लिए हैं तो स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, क्योंकि मेहनत करना है, 400+ नंबर लाना है एकदम। चलिए वीडियो कैसा लाइक शेयर